उस हसीन लड़की ने पुष्ट की जानिब से उसके बाल पकड़ लिए और उस लड़के के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उस लड़के को जबरदस्ती खड़ा कर दिया और उल्टे हाथ का एक और थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। लड़के के मुंह से थप्पड़ पड़ते ही खून का फव्वारा उबल पड़ा और उसके गाल की जो खाल थी वो पूरी तरह से फट गई। देखने वाली हर निगाह में हैरत ऐसी बसी हुई थी कि मानो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि फूल की तरह से नाजुक दिखाई देने वाली ये हसीन लड़की और एक मामूली सी लड़की के अंदर इतनी गैर मामूली ताकत भरी हुई है, इतनी गैर मामूली ताकत इसके अंदर नुमाया है। और इस लड़की का हर अगला थप्पड़ पिछले थप्पड़ से बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा तकलीफ ज़दा, अजियतनाक होता था। लड़के के मुंह से अब थप्पड़ों की बारिश से उबल उबल कर खून बाहर आ रहा था। उस लड़के के होंठ थप्पड़ों की वजह से बुरी तरह फटकर रह गए थे। उसके कई दांत भी टूटकर खून में तर होकर जमीन पर आ गिरे थे। अल्लाह जाने हसीना ने, उस हसीन लड़की ने उसको 4 थप्पड़ रसीद किए थे या 5 थप्पड़ मारे थे, लेकिन हर के हर थप्पड़ ने उस लड़के की हालत बुरी से बुरी कर रख दी थी, बद से बदतर करके रख दी थी। और आखिरी थप्पड़ जो उस हसीना ने, उस नाजुक सी कली दिखने वाली हसीना ने उसे मारा था, उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके होशो हवास को छीन लिया। वो बेहोश सा होशो हवास खो बैठा था। उसके बाद उस हसीन सी नाजुक लड़की ने हकारत और नफरत से उसे एक लात और मार दी और अपने हाथ झाड़ती हुई वो हसीना अब गेट के जानिब कदम बढ़ाती हुई चल पड़ी। लड़के और लड़कियां गोश्त पोश्त के जिंदा मुजस्सम खड़े मूर्ति बने उसको पिटते हुए और हसीना को जाते हुए देखते रहे थे। और उन्हीं में मेरी बेटी लाला भी खड़ी होकर देख रही थी कि आखिर ये हसीना करना क्या चाहती है, ये हसीन लड़की इस तरह से कैसे किसी मर्द को तपा सकती है। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात ये थी, इस हैरत अंगेज तमाशे के बाद वो लड़की, वो नाजुक सी फूल सी दिखने वाली लड़की किसी को फिर कभी भी दिखाई न दी। और वो ओबाशी लड़का भी, जो बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और गुस्ताखाना हरकतें करता था, वो भी एक मुद्दत के लिए अस्पताल में भर्ती होकर रह गया। कई दिनों तक उसके बाद उस पुरस्कार लड़की की मिसाले बहादुरी और उसके हुस्न की तारीफें पूरे कॉलेज में घूमती रही और हर जुबान की कहानी वो बनी रही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कहानी की तरह ही वक्त की धूल ने इस कहानी को भी धुंधला साबित कर दिया। यानी ये कहानी भी धीरे धीरे अब लोगों के दिलों से जाने लगी और इस कहानी को भी अब लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। मुमकिन है कि मेरी बेटी के दिलो दिमाग से भी इस वाक़ये के नक्श मिटकर रह जाते, मगर एक दिन वो लड़का अचानक से यूनिवर्सिटी वारिद आ गया और आकर कई लड़कियों और कई लड़कों की मौजूदगी में लाला के कदमों में अपना सर झुकाकर और अपने दोनों हाथों से लाला के पैर पकड़कर उससे अपनी बदतमीजी की माफिया मांगने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अपनी बेहुदगियों की माफी वो लाला से तलब करने लगा था। लाला ने उसे देखा कि वो बेहद खौफजदा और हिरासा दिखाई दे रहा था। जब तक लाला ने उसे माफ न कर दिया, उसने लाला के पैर ही ना छोड़े। वो पैर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और ना ही उसने उसके कदमों पर रखा हुआ अपना सर ऊपर उठाया जब तक कि लाला ने उसे माफ नहीं कर दिया। अभी भी उस लड़के के गाल और होंठों पर टांके के निशान बहुत ज्यादा बदसूरत लग रहे थे, बदनुमा लग रहे थे। उसे एक आंख से ना तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और ना ही उसे एक कान से साफ तौर पर सुनाई दे रहा था। और इस वाक़ये ने दोस्तों उसकी जुबान को भी मुतासिर कर दिया था और अब उसे बात करने में दिक्कत सी होने लगी थी और उसकी जो बातें थी वो अब बड़ी मुश्किल से ही समझ में आती थी। मुख्तसर ये कि उस नाजुक से दिखने वाली हसीना ने इस लड़के की हालत बदल कर रख दी थी। इसकी हालत और इसके जिस्म की बहुत सारी चीजें उसने बदल कर रख दी थी और वो लड़का गोया इबरत की राहत बनकर रह गया था। तभी वो लड़का लाला से गोया हुआ और कहने लगा, बस ये बताकर मुझ पर एक एहसान कर दो कि आखिर वो लड़की थी कौन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ मुझे ये बता दो कि वो लड़की कोई इंसान थी या जिन या परी। ऐसी कौन सी ताकत थी उसके पास कि उसने मेरी हालत ऐसी कर दी। लड़के ने मेरी बेटी लाला से ये सवाल पूछकर उसे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था। मुझे क्या मालूम कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गायब हो गई थी वो। हम में से तो किसी ने भी उस नाजुक सी दिखने वाली हसीन लड़की को दोबारा हरगिज नहीं देखा है और आप मुझसे उसके बारे में आखिर पूछ ही क्यों रहे हैं। लाला ने अपनी हैरत लफ्जों में बयान करते हुए उस लड़के को बताया था। तो वो लड़का कहने लगा, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस दिन से यह हादसा पेश आया और मैं हॉस्पिटल में गया और मेरी जैसे ही आँख खुली तो वही लड़की नर्स के लिबादे में, नर्स की ड्रेस में मेरे सामने खड़ी हुई थी और रुई की मदद से मेरे चेहरे पर जो खून जम चुका था उस खून को साफ करते हुए उसने झुककर मेरे कान में ये सरगोशी की थी। ये कहा था कि सेहतियाब होते से ही यूनिवर्सिटी जाकर कई लड़कियों और लड़कों के सामने
उनकी मौजूदगी में लाला के कदमों पर अपना सर रखकर और उसके पैर पकड़कर उससे अपनी तमाम बदतमीजियों और गलतियों की, बेहुदगियों की माफी तुम जरूर मांग लेना। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम याद रखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। मेरे लिए कहीं भी पहुंचकर तुम्हें वैसा ही दूसरा सबक सिखा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे लिए ये आम सी बात है। उस लड़के की ये बात लाला के दिमाग को एकदम झटका सा दे गई थी। उसके तसव्वुर के पर्दे पर गयासुद्दीन की बेटी मारिया की बातें और मारिया का वजूद लहराने लगा था। उसे वो बात याद आ गई कि अगर वो लड़का कई लड़कियों और लड़कों के सामने तुम्हारे पैरों पे सर रखकर तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगे तो, और उसे मारिया का एक एक लफ्ज याद आने लगा। और ये भी किस कदर हैरत अंगेज बात थी कि मारिया ने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ था। लाला ने तभी सोचा तो क्या वो लड़की मारिया ने भेजी थी, और लाला इस सवाल में उसके बाद उलझ कर ही रह गई। जब वो घर गई और उसने अपनी ये उलझन मारिया से जाकर बयान की तो मारिया हल्का सा मुस्कुरा दी और कहने लगी, अरे भाई, एक नेकी का ही तो काम था जो मैंने कर दिया लाला, या फिर किसी और ने कर दिया होगा, लेकिन लाला तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हारा काम तो हो गया ना। एक खबीस से तुम्हारी तो जान छुड़ गई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए लाला। मारिया ने जवाब देकर एक सवालिया निशान उसके दिमाग की स्लेट पर हमेशा के लिए रकम तराज कर दिया था। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई रात का ये जिक्र है। बड़ी जोरों की तूफानी बारिश हो रही थी और ठंड जो थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि कई गर्म कपड़े जेबेतन करने के बावजूद, यानी कई गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी ठंड थी कि हड्डियों में पेवस्त होई जा रही थी, हड्डियों में घुसे जा रही थी। ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त ठंड में कुदरत की ज़ेरे सितमी देखिए, कुदरत की भी सितमगरी देखिए कि अचानक मेरी बीवी की तबीयत भी खराब हो गई। ऐसी खतरनाक ठंड में अपनी बीवी की तबीयत खराब हो जाना मेरे लिए हैरान कुन था। उसकी तबीयत खराब हुई और चंद मिनटों में ही मेरी बीवी की हालत ऐसी हो गई कि उसे फौरन ही डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाना या फिर घर पर डॉक्टर को तलब करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन मुसीबत ये थी इसके ऊपर कि ऐन मेरी फटीचर कार उसी वक्त हस्बे दस्तूर खराब हो चुकी थी, क्योंकि 12 महीने में से 6 महीने तो मेरी कार कम से कम मुझे थकाती ही थी और ख़राब ही रहा करती थी। और दूसरा ये था दोस्तों इसके अलावा कि तूफ़ानी बारिश और ऐसी खतरनाक ठंड पड़ रही थी कि इस वक्त कौन घर से बाहर निकलता, और हमारे पड़ोसी भी तो बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले थे ही नहीं। एक गयास साहब ही थे जो हमसे मिलते जुलते थे, बाकी पड़ोसी तो नजरें चुराकर एक दूसरे से कटते फिरते थे। एक तरफ तो ये परेशानियां थी और दूसरी तरफ मेरी इकलौती बीवी की जिंदगी का सवाल था जो मुझे बार बार उकसाए दे रहा था कि मैं घर से बाहर कदम रखूं, घर से बाहर कदम रखकर कुछ ना कुछ हल निकालूं और अपनी बीवी को अस्पताल ले जाऊं या फिर किसी डॉक्टर को यहां तक लेकर आऊं। लेकिन खुदा बेहतर जानता था कि कई मर्तबा हिम्मत करने के बावजूद भी हमारे कदम दरवाजे की चौखट फलांग कर बाहर जाने को मंजूरी ही नहीं दे रहे थे। अल्लाह ही जाने कि एकदम से बेगम साहिबा को पता नहीं क्या हुआ कि जिस्म में उठने वाली बैक वक्त कई दर्दों टीसों की अजियत बर्दाश्त करते हुए वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी। तड़पती हुई बेगम साहिबा ने ये इंकशाफ भी किया कि शादी से पहले भी उसे एक मर्तबा यही दर्द, यही तकलीफ से वो आरास्ता हो चुकी थी। यही दर्द उसे एक बार फिर उठ चुका था और किसी महंगे इंजेक्शन के लगने से ही इस दर्द में आराम हुआ था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इंजेक्शन का नाम भी उसे मालूम नहीं था। अब मैं यही सोच रहा था कि अगर गयास भाई इस वक्त होते तो हम दोनों हिम्मत करके कुछ ना कुछ कर ही लेते, किसी डॉक्टर को लेकर आ ही जाते। ऐसी तूफानी बारिश और गजब की सर्दी में मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, कहाँ ख्वार होता फिरूंगा। अभी मैं ये फैसला ही नहीं कर पाया था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तभी दफातन मेन गेट पर पंजे मारने की आवाज आने लगी। पंजे से मुराद ये है कि गेट खटखटाने की आवाज हमारे कानों से टकराने लगी और उस आवाज ने मुझे तो पूरी तरह से चौंका दिया था। ऐसी तूफानी बारिश में कौन हो सकता है, दिमाग में पहला ख्याल यही आया था। तभी आवाज आई, आबिद मियां गेट खोलो, मैं हूँ गयास भाई, तुम्हारा भाई। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।